सो बेटा जी हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट को का एक ड्राइविंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिक्वायरमेंट डेफिनेशन जो है ना, वो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और उनको एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना रिक्वायरमेंट डेफिनेशन कहलाता है। इसकी पांच डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये हम कहते हैं टॉप मोस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, जहाँ पे हम किसी चीज़ को एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम बिजनेस रिक्वायरमेंट कहते हैं। हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम नरेट करते हैं, और ये आम तौर पे इस तरह की 4 से 5 रिक्वायरमेंट एक सिस्टम का पार्ट होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो जो टारगेट्स हैं, वो जो हमने विजन या मिशन ऊपर डिस्कस किया हुआ है, उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर वे के अंदर हम रिजॉल्व करने का की जो ज़रूरियात हैं वो लिखते हैं, हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अब उन फंक्शंस को जिन एंड यूज़र्स ने फुलफ़िल करना होता है, वो हमारे पास एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ताकि यूज़र उसको कितना आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे रिक्वायरमेंट्स को हम यूज़र रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। आमतौर पर यूज़र के लिए उसका इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होना और उसके ऊपर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये मिनिमम चीज़ें फिल आउट करना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फार्मेसी पे जो है ना, वो एंड यूज़र खड़ा है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको कम से कम डाटा जो है ना वो एंटर करना पड़े, और एक कस्टमर के लिए वो आसानी से कम टाइम के अंदर बिल जनरेट कर सकता हो। तो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है कि अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज शो करने के लिए कम वक्त में ज़्यादा डाटा एंटर करे। तो इसलिए उसके लिए वो चाहता है कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन उसके सामने डिफ़ॉल्ट वैल्यू की सूरत में आना शुरू हो जाए। उसके बाद हमारे पास थी लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, अदरवाइज़ जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ होती हैं, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देती हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। देन हमारे पास आती है मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि सिस्टम की मेंटेनेबिलिटी के साथ लिंक्ड इन होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम आसानी से मेंटेनेबल हो, आसानी से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप टाइम रखें इंस्टेड ऑफ डाउन टाइम। क्योंकि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, जिनका 24/7 एक्टिव रहना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम सिस्टम को इस तरह से जो है ना वो मेंटेन करते हैं ताकि वो डाउन टाइम पे ना जाए। इस तरह से हम मेंटेन करते हैं कि उसके जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों। तो ये उसकी मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का रीजन है, उसमें लोड शेडिंग का फैक्टर है, तो मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट में हम यूपीएस और जनरेटर एटसेट्रा लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि जी कोई स्पेसिफिक जो हार्ड डिस्क है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, उसके फेलियर होने के चांसेस इतने परसेंट हैं, तो हम उसकी डुप्लीकेशन के लिए कोई रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क लगा सकते हैं। वो हम उसका पार्ट बना देते हैं ताकि डाटा डुप्लीकेट होता रहे, या हम उसके बैकअप का कोई स्ट्रेटजी जो है ना डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि हमारा सिस्टम मैक्सिमम मेंटेन जो है ना वो अवेलेबल रहे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यूज़र्स की तादाद होती है थाउजेंड्स के अंदर, 1000 होती है फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। तो हम उसको मैक्सिमम अवेलेबल या अप टाइम रखने के लिए जो अपनी जो प्रोसेसर्स हैं और मेमोरी को इतना इंक्रीज़ कर देते हैं कि 1000 की बजाय अगर 2000 भी यूज़र्स आते हैं, तब भी वो सिस्टम जो है ना वो आपके लिए अवेलेबल रहे। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे हमारे पास इसका पर्पस क्या है, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो प्रोसेस है, इसके मकासद क्या हैं। असल में ना हम ये देखते हैं कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मल्टीपल रिसोर्सेज से आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक सप्लायर है, वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे चीज़ें परचेज़ करती है, प्रोक्योर करती है, उसका बिलिंग प्रोसेस जो है ना वो उनके सिस्टम के साथ जो वो इन लिंक हो, उनके सिस्टम के साथ पैच क्रिएट करता हो। तो वहाँ से हम सप्लायर की रिक्वायरमेंट लेते हैं। दूसरे एंड पे हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कस्टमर चाहता है कि जी आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग वो देख सकता हो, या प्रोडक्ट की इनवाइसेस जनरेट कर सकता हो, या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को देख सकता हो, या अगर उसको कस्टमाइज़ करता है, उसमें कुछ प्रोडक्ट में अप डाउन्स करता है, तो उसकी प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये चीज़ें देख सकता हो। ये आपके कस्टमर की नीड्स हैं।
सिमिलरली आप किसी बैंक के साथ लिंक इन है तो उस बैंक की कुछ कुछ नीड्स होंगी। आप किसी कुछ और गवर्नमेंट एजेंसी, पासपोर्ट एक्सेट्रा के साथ लिंक इन है तो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स के प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हैं। फिर आपके इंटरनल हैं। इंटरनल में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक मैनेजेरियल इश्यूज़ आते हैं, दूसरे प्रोडक्शन इश्यूज़ आते हैं। तो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के लोग जो होते हैं वो इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, उसके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। आप लोगों ने कुछ में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी हों जो हमारी ईआरपी सिस्टम के हवाले से पॉपुलर हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज करंट बिजनेस। कंपनी का जो करंट बिजनेस चल रहा है, जो उसका लेगेसी सिस्टम है, वो उसके बारे में हम अवेयरनेस गेट करना चाहते हैं। पहला मकसद ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिज़नेस के की ड्राइवर्स क्या हैं, कंपनी का बिज़नेस प्रोसेस क्या है। करंट सिस्टम आइदर वो मैनुअल हो सकता है या कोई कंप्यूटराइज सिस्टम हो सकता है। उसके अंदर यूज़र्स के और जो मैनेजेरियल लेवल के लोग हैं उनकी डाटा इनपुट का लेवल तरीकाकार क्या है, किस तरह की सिस्टम्स रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, या जो हमारे पास टॉप मैनेजमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिज़नेस के करंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली जो रीज़न हमारे पास ये है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस की जो का पर्पज़ ये है कि हम उसके करंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करें। उसके लिए हम कहते हैं कि जी हमारे पास सीआरपी वेंडर्स और कंसल्टेंट कंपनीज दोनों के पास कुछ क्वेश्चनियर्स, कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि इस पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग द करंट पेन पॉइंट। हमने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ये जो इतना हैवी बजट जो है ना वो कंज्यूम करना चाह रही है या इतना टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना चाहती है, वो टाइम स्पेंड हो इन अदरवाइज़ वो टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसकी रीज़न क्या है, वो पिन पॉइंट जो पेन पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। उसके लिए वो पहले सिस्टम को देखते हैं और एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उनको देखा जाता है कि सिस्टम जो है ना वो क्या चीज़ें सिस्टम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास अजम्पशंस होती हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है। वो प्रॉब्लम्स जो चीज़ें हम चाहते हैं हमारे लिए कंप्यूटर परफॉर्म कर दे वो हमारे पास अजम्पशंस कहलाती हैं, और कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जो कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको साथ लेते हुए हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पेन पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग इसका पर्पज़ आता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फ्यूचर सिस्टम। फ्यूचर सिस्टम से हमारा एंड यूज़र या हमारी कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। आम तौर पे ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक, मार्केट कंपेटिटर्स के मुताबिक, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तब्दील होती रहती हैं। तो असल मकसद उनकी एक्सपेक्टेशंस को जानना नहीं होता बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होता है। अदरवाइज़ ये जो विश लिस्ट होती है या जिसको हम ड्रीम लिस्ट कह सकते हैं वो आमतौर पे इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है कि आप अपने असल ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट कर जाते हैं। ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर हम इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स देखते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी कि हम अपनी उस असल ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट करके किसी और समत में निकल जाते हैं। हमने यहाँ पे ये देखना है कि फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं। वो जो बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस आती है वो किस वजह से आती है। तो जब तक हम उनके टू बी प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन जो हैं जो फ्यूचर में सामने आ सकती हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। देन हमारे पास आता है आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स टू बी प्रोसेस। प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। इम्प्रूवमेंट इन सेंस होता है तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, टाइम, कॉस्ट और परफॉर्मेंस। कितनी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन तीन चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को देखते हैं। तो जैसे जैसे हम कहते हैं कि ईआरपी ग्रो करता है यूज़र्स की एक्सपेक्टेशंस ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। यूज़र जैसे जैसे पहले सिस्टम को वर्किंग करता देखता है ना तो वही सोचता है कि ये इस तरह से वर्क कर रहा है तो क्यों ना इसके अंदर ये आ जाए, क्यों ना इसके अंदर ये आ जाए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा होता है ईआरपी के साथ। तो जैसे जैसे ईआरपी इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होनी शुरू हो जाती हैं।
तो असल रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पर्पज़ ये है कि उसकी जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट चेंज उसके अंदर आनी है, जो उसकी मैंटेलिटी चेंज होनी है, उसकी थिंकिंग का प्रोसेस चेंज होना है अकॉर्डिंग टू द ईआरपी, तब वो कौन सी चीज़ें एज्यूम करेगा कि ईआरपी उसके लिए परफॉर्म करता हो। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस है उन चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। तो ये चार मकासद हैं कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के प्रोसेस से क्यों गुजरते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर पढ़े हुए होंगे। यहाँ पे हम उनमें से दो को डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है जो क्वेश्चन सिस्टम होता है, क्वेश्चनेयर्स होते हैं या जो क्वेश्चन वर्बली डिस्कस किए जाते हैं, उसको हम बिजनेस एनालिसिस क्वेश्चन के साथ सेट कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास बिजनेस प्रोसेस वर्कशॉप होती हैं। दो चीज़ें हैं, पहले वर्कशॉप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन लोगों के पास हैं, लेकिन वो उनको एक्सप्लेन करना नहीं जानते क्योंकि वो कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की कोर टीम है वो ईआरपी प्रोफेशनल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कंसल्टेंट टीम प्लस कोर टीम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास जो एक प्रोसेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग की एक टीम बनती है, वो एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है। वर्कशॉप्स के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। आमतौर पे अगर 4 स्टेप प्रोसेस को देखा जाए, हम उसको प्लान करते हैं कि इस वर्कशॉप का पर्पस क्या होगा, उसको कंडक्ट करते हैं, उसकी फाइंडिंग्स को नोट करते हैं और दैन उसको फॉलो अप करते हैं कि वो जो फाइंडिंग्स थी, जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हाईलाइट हुए थे, उनके ऊपर फॉलो अप जो हम देखते हैं कितना उनके ऊपर अमल दरामद हुआ है। तो ये 4 स्टेप होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं किसी भी बिज़नेस प्रोसेस वर्कशॉप के अंदर, उसमें हम कहते हैं कि जी पहले नंबर पे अगर आप इसको प्लान करना चाह रहे हैं, आप डिटेल ऑफ वर्कशॉप लिखें कि जी किस टाइम को, किस डेट को, किस लोकेशन पे ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी और उसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होंगे, उसको अटेंडेंट कौन कौन से होंगे उसके अंदर, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हम किस स्पेसिफिक बाउंड्री को आज कवर करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्रोसेस ओवरव्यू, प्रोसेस एरिया ओवरव्यू। इसका पर्पस क्या होता है कि हम किस प्रोसेस को कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक वर्कशॉप जो कि कंडक्ट की गई है उसमें हम किस प्रोसेस को कवर करना चाहते हैं, किन एरियाज़ को हम डिस्कस करेंगे, किन को नहीं डिस्कस करेंगे। हम इसमें जो स्पेसिफिक प्रोसेस का मिशन या स्कोप कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के या सर्विस के वो क्या, यानी कि जिस प्रोसेस को हम देखना चाह रहे हैं, क्या वो सर्विस प्रोड्यूस करती है, क्या वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स या लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे एक प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड मैट्रिसेस। उस बिज़नेस प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस बिज़नेस प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या हैं, ओवरऑल उसका रोल क्या है, वो आगे जाके भी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और उसके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो KPI होते हैं, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो क्या क्या होंगे जिनके थ्रू हम उस प्रोसेस की एफिशिएंसी को या उस प्रोसेस की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। उन चीज़ों को राइट डाउन किया जाता है। फिर प्रोसेस डायग्राम देखी जाती है, उस प्रोसेस के अंदर जो स्पेसिफिक फंक्शन अक्कर हो रहे हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं। प्रोसेस डायग्राम के बारे में आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा हुआ होगा। प्रोसेस डायग्राम क्रिएट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। देन हमारे पास, बेटा ये पढ़ा है आप लोगों ने कि बच्चा मुझे बताया कि प्रोसेस डायग्राम क्या होती है? एनीवन? द स्लीपिंग क्लास? नहीं पढ़ी तो भी बता दें। नहीं। चले जी, हम जो है ना प्रोसेस डायग्राम के ऊपर नेक्स्ट वीक में कोई एक छोटा सा जो है ना 10-15 मिनट का लेक्चर रखेंगे, प्रोसेस डायग्राम क्या होती है। ठीक है, ये मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ओके सर। प्रोसेस डायग्राम, ठीक है। तो ये प्रोसेस डायग्राम आपके उस स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर जितने फंक्शंस हैं उनको कवर कर रही है। एक फ्लो चार्ट होता है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें अकर होती हैं, फिर कौन सी चीज़ें अकर होती हैं, फिर कौन सी चीज़ें अकर होनी होती हैं। दिस इज़ द प्रोसेस डायग्राम। उसके बाद प्रोसेस एरिया डिस्क्रिप्शन। हम ये देखते हैं कि इसमें ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें एज ए स्टेट को मेंशन किया जाता है, जो प्रोसेस की एज ए स्टेट है। और गो लाइव होने से पहले उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आमतौर पे
जो गो लाइव से पहले टू बी प्रोसेस होता है उसके ऑब्जेक्टिव, उसके रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है। देन हमारे पास आता है रोल्स एंड जॉब्स। कौन से रोल्स उस प्रोसेस के अंदर है, रोल से मुराद एक्टर्स कौन कौन से हैं। हम यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो रोल्स के अंदर चेयरमैन है, फैकल्टी मेंबर में प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, लैब इंजीनियर्स होते हैं, लैब अटेंडेंट्स होते हैं, और हमारे पास नैब कासद होते हैं। तो ये रोल्स हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, और उनकी जॉब क्या है, उनकी जॉब जेडीज़ बनाई जाती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस, वो किन पॉइंट्स के अंदर काम करते हैं, उनकी जो है ना जॉब की स्पेसिफिकेशन क्या है वो नोट की जाती हैं, ताकि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस जो है ना उसको स्ट्रॉन्गर बना सकें। उसके बाद हमारे पास आता है डिटेल प्रोसेस स्कोप। उस प्रोसेस का स्कोप क्या है, किन किन एरियाज़ को कवर करता है और किन एरियाज़ को कवर नहीं करता है, यानी कि प्रोसेस की उससे पहले भी कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाइंग प्रोसेस है, तो जब कॉटन आती है फ्रॉम द फील्ड, तो सबसे पहले उसमें जो बेल ब्रेकिंग का एक प्रोसेस होता है, यानी कि उसको साफ़ किया जाता है, उसके ग्रेन्स और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनको अलहदा किया जाता है। फिर स्पिनिंग का प्रोसेस आता है, स्पिनिंग के बाद वीविंग का प्रोसेस आता है, वेविंग के बाद प्री ट्रीटमेंट्स आती हैं, प्री इंजीनियरिंग उसको कहते हैं। उसके अंदर उसको जो साफ़ किया जाता है उसके ऊपर कुछ केमिकल अप्लाई करके उसको डाइंग के काबिल बनाया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर डाइंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये हम अगर डाइंग के प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो बिज़नेस प्रोसेस स्कोप के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रोसेस की इनपुट्स क्या हैं, किन डिपार्टमेंट से ये प्रोसेस इनपुट ले रहा है, और उसके बाद किन डिपार्टमेंट्स को ये आउटपुट दे रहा है। यानी कि प्रिंटिंग होने के बाद, डाइंग होने के बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, उसके बाद फिनिशिंग होती है, उसके बाद उसकी पैकिंग होती है, एंड सो ऑन। वो हम ये देखते हैं कि इसका प्रोसेस का बिज़नेस का स्कोप किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है। दिस मीन्स कि इनपुट्स कहाँ से ले रहा है और आउटपुट कहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ये यही चीज़ें प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं कि ये जो इनपुट्स ले रहा होगा उनके ऊपर वो क्या वर्किंग परफॉर्म करेगा, और उसके ऊपर आउटपुट के कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। सिमिलर ये चीज़ें आगे दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बिजनेस प्रोसेस इनपुट्स एंड बिजनेस प्रोसेस आउटपुट्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं लेगेसी सिस्टम यूज टू रन द प्रोसेस नाउ। आजकल उस स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर कौन सा लेगेसी सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है जिसको हमने रिप्लेस करना है, उसमें कितना पोर्शन जो है ना वो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, और कितना पोर्शन जो है ना वो पहले वाले लेगेसी सिस्टम का इस्तेमाल होगा। अगर कोई लेगेसी सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है तो डेफिनेटली उसका डाटा आपके ईआरपी के साथ कनेक्ट होना है, उस कनेक्शन के लिए आपको इंटरफेस की डेवलप करने की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे इस वर्कशॉप के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास करंट सिस्टम है हमने किस हद तक उसको ऑब्सोलीट करना है और किस हद तक उसको हमने रिटेन करना है। ऑब्सोलीट से मुराद ख़त्म कितना हो जाएगा, रिटेन से मुराद नए ईआरपी सिस्टम के साथ वो किस हद तक कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट एरियाज़ टू बी प्रोसेस, किस तरह से हम उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमको प्रोसेस री इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमारा अभी अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद प्रोसेस रोल्स। होल्ड करें बेटा, एक मिनट, एक कॉल मैं अटेंड कर लूँ। सो बेटा जी, प्रोसेस रोल्स के अंदर प्रोसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन आती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई विजन मिशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन किसी जो ना स्ट्रेटजी के अंडर वर्क कर रही है, वो उस स्पेसिफिक टारगेट्स को, उन स्पेसिफिक गोल्स को या मिशन को अचीव करने के लिए इस प्रोसेस का रोल क्या है। ठीक है, इस प्रोसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़रूरत है। अगर हम इसको इम्प्रूव नहीं करते या इस एरिया को इग्नोर कर देते हैं तो आपके विजन मिशन की जो अचीवमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, ये लिस्ट है जिनको हम डिस्कस करते हैं इन अ बिज़नेस वर्कशॉप। और ये बिज़नेस वर्कशॉप की एक सीरीज़ होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर। जब हम रिक्वायरमेंट गैदर करने के पर्पस से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर से इस तरह की मीटिंग्स करते हैं तो हमारे पास क्लियर होना शुरू होता है कि हम अपने ईआरपी सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कौन सी अवेलेबल है, कौन से इंटरफेसेस जनरेट करने पड़ेंगे, और फ्यूचर में किस तरह की रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस हो सकती है। देन हमारे पास कहते हैं कि जी बिज़नेस एनालिसिस क्वेश्चन सेट है। बिज़नेस एनालिसिस क्वेश्चन सेट से मुराद ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जिस तरह से वेंडर ऑर्गेनाइजेशन हैं या कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
वो उन्होंने अपने जो है ना क्वेश्चनेयर सेट्स बनाए हुए हैं। उनका पर्पस क्या होता है, वो जब क्वेश्चन सेट्स यूज़र के सामने रखे जाते हैं तो यूज़र उनको आंसर करता है। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि वो क्वेश्चन सेट मूव हुए होते हैं तो वो अपने एक मेच्योरिटी लेवल को अटेन कर चुके होते हैं। जब उन स्पेसिफिक क्वेश्चन को यूज़र आंसर करता है तो अल्टीमेटली जो वेंडर और कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को उगलवा लेती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो कुछ ऐसे उसमें लोग शामिल हैं जो कि उसको लिखना पढ़ना नहीं जानते होते आमतौर पे, तो उनसे वो वर्बल डिस्कशंस भी की जाती हैं। तो हम कहते हैं क्विक वे टू अंडरस्टैंड द कंपनीज करंट बिजनेस। करंटली जो बिज़नेस प्रोसेस क्या है, पेन पॉइंट्स या जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट उनको हाईलाइट किया जाता है। बोथ ईआरपी पैकेज वेंडर और कंसल्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडर कैन ऐड वैल्यूज़। ठीक है, तो इसमें वो जो क्वेश्चनर्स हैं वो अपने मुताबिक उसको मॉडिफाई भी करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कंसल्टेंट फर्म आल्सो हैव डेवलप्ड देयर ओन क्वेश्चन सेट एंड एनालिसिस टूल्स। इस तरह के टूल्स ऑलरेडी बनाए भी उनके पास अवेलेबल होते हैं जिनको वो मूव करते हैं। तो उनके बाद वो जो है ना वो क्वेश्चंस को मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्लानिंग के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं उनकी ये लिस्ट है यहाँ पे, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई एक दो रैंडमली डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर आर इंटरमीडिएट स्टोरेज लोकेशंस। अगर आप प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट स्टोरेज लोकेशन जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है अगर वो मल्टीपल डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर मौजूद है। जो वेयर हाउसेज होते हैं फॉर एग्जांपल वो आपके प्रोडक्शन यूनिट से कहीं डिस्टेंट लोकेशन के ऊपर है। अब वेयर हाउस का रिकॉर्ड जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए आपको वहाँ पे कुछ एंड यूज़र चाहिए होंगे, वहाँ पे कुछ सिस्टम चाहिए होंगे, वहाँ तक नेटवर्किंग का कोई मैकेनिज्म चाहिए होगा, एट्सेट्रा। अब देखिए एक पर्सन से आपके कई एरियाज़ क्लियर होते हैं। नेटवर्किंग की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, एंड यूज़र्स कितने चाहिए होंगे, सिस्टम हार्डवेयर कितने चाहिए होंगे, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग लेआउट क्या होगा। तो ये हमारे पास एक पर्सन से जो हमारे पास किसी वेंडर या कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए को अंडरस्टैंड करने के बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। सिमिलरली कोई और देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है 9 है, हाउ मैनी रोटिंग्स आर देयर। उनको डाटा को रोट करने के ऑलरेडी कौन से मैकेनिज्म हैं या फिर नेटवर्क की नई स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, इनका रिटन आंसर भी दिया जा सकता है। तो इनसे कंपनी के करंट बिजनेस को, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को, बेसिक प्रॉब्लम एरिया जिसको पेन एरिया कहते हैं, उनको हाईलाइट करने में मदद मिलती है, और बिज़नेस के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स, मिशन और विजन को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। मेरे ख्याल में ये एक जेनेरिक चैप्टर था जो कि ईआरपी को स्पेसिफिकली कवर कर रहा था, लेकिन ओवरऑल जनरली ये सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उसका खुलासा है। यानी कि इसके ऊपर आपको मे बी फ्यूचर में कोई कोर्स इस चैप्टर के ऊपर नज़र आए। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों को तो हम रेगुलरली ऑफर करते हैं ये कोर्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, और इसके अंदर फर्दर हम अगर बारीकी में जाना चाहें तो मेरे ख्याल में 2 से ज़्यादा कोर्सेज भी हम जो है ना इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये एक जनरल टॉपिक है जो कि हम ERP के पर्सपेक्टिव में हमने इसको जो है ना अभी डिस्कस किया है। हमारे पास MS के अंदर भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक एडवांस्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्पेशल एरिया है। इसके ऊपर आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन डिपेंड करती है, आपकी टाइम एस्टिमेशन डिपेंड करती है, आपकी रिसोर्स एस्टिमेशन डिपेंड करती है, आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है ना डिपेंड करती है, आपके प्रोजेक्ट के की ड्राइविंग फैक्टर्स जो है ना वो यहाँ से हम ड्राइव करते हैं कि किन फैक्टर्स के ऊपर आपका प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, एट्सेट्रा। तो ये एक बेसिक फेज़ है। जब हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, मैं ये इसको आपसे दूसरी स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ। जब हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम एज इट ही रिक्वायरमेंट को लेके चलते हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो बिज़नेस का प्रोसेस है, जो बिज़नेस प्रोसेस को आप लेके चल रहे हैं, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा देर सर्वाइव ना करता हो क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसको बहुत सारे जो कंपटीटर्स का सामना करना पड़ता है, कंपटीटर्स इंप्रूवमेंट लेके आ रहे होते हैं। तो हमें भी यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। अगर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट के ऊपर जाती है
लेकिन उसका ERP पुराने वाले सेटअप के ऊपर ही है, तो ERP फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, जिस तरह से TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, GITC जस्ट इन टाइम, सिक्स सिग्मा आई, बहुत सारे और इम्प्रूवमेंट के मैकेनिज्म से हम कहते हैं कि क्यों ना हम ERP को भी एक इम्प्रूवमेंट का तरीकाकार बनाएं, कि हम अपने ERP को अपने फ्यूचर प्लान के मुताबिक डिज़ाइन करें। तो जैसे जैसे ERP इम्प्लीमेंट होता जाएगा, हमारे प्रोसेस भी उसी तरह से इम्प्रूव होते जाएंगे, ठीक है, ताकि मार्केट में आइंदा से 10 से 15 साल के लिए हम सर्वाइव कर सकते हों। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करते हैं, अपने बिजनेस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं, रीथिंक करते हैं उसके बारे में, ताकि हम कंपीटिटर्स के मुकाबले में मार्केट में अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो अपने एरियाज़ को, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाएं। और इस पूरे चैप्टर का बेसिक जो फोकस है वो 3 चीज़ों के ऊपर होता है। हमने पहले भी कहा था, जो प्रोजेक्ट होता है उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करता हो, टाइम को रिड्यूस करता हो, और हमारे पास जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करता हो। इसके लिए हमारे पास एक स्मार्ट टर्म इस्तेमाल होती है, SMART, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों मुझे याद करवाइएगा, कल स्मार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक डिस्कशन हेल्दी टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, हम उसका फ्यूचर देख रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो 10 to 20 ईयर का विजन मिशन है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू किस तरह से अचीव हो रहा है। उसको देखने के लिए हम पहले उसके फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिस तरह से बिजनेस प्रोसेस क्या होता है और री इंजीनियरिंग कैसे हो सकती है। पहले हम उनकी डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं, फिर उनके प्रोसेस को देखेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे। तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क, ऐसे टास्क हैं जो कि आपस में लॉजिकली कनेक्टेड हैं, दैट यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं टू अचीव बिजनेस आउटकम्स। बिजनेस प्रोसेस एक लेआउट है, एक स्ट्रेटजी है, एक तरीक़ाकार है, जिसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं उनको परफॉर्म किया जाता है ताकि बिज़नेस के आउटकम्स को अचीव किया जा सके। दिस इज़ बिजनेस प्रोसेस। ये प्रोडक्शन का हो सकता है, ये सर्विसेज का हो सकता है, ये उनकी इंटरनल मैनेजमेंट का हो सकता है, ये उनकी एक्सटर्नल डीलिंग का हो सकता है, ये उनके सेल्स एरिया हो सकते हैं, ये उनकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सकती है। तो ओवरऑल हम किसी बिज़नेस के वर्किंग एरिया को सिमेट्राइज करें, किसी एक पेज के ऊपर उसको बनाएं, लिख लें फ्लो चार्ट की सूरत में, उसकी वेन डायग्राम बना लें या उसकी एल्गोरिदम नोट कर लें, तो हम उसको कहते हैं उसका बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी एक सीक्वेंस होती है, आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह अभी हमने पहले एक एग्जांपल ली है कि हम एक कपड़े को प्रिंट करना चाहते हैं फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री, तो अगर वो हमारे पास कोई नेचुरल फाइबर है, जिस तरह से कॉटन है या वूल है या सिल्क है एट्सेट्रा, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से गेट किए जाते हैं। दूसरे हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं जो कि हम पॉलिएस्टर एट्सेट्रा से बनाते हैं, तो वो वहाँ से जब आती हैं तो उसके बाद उसकी स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के बाद वीविंग होती है, वीविंग के बाद हम उसको प्री ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर डाइंग होती है, डाइंग के बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग होगी, देन फिनिशिंग होगी, देन पैकिंग होगी, देन पैकिंग के बाद उसकी शिपमेंट होती। तो ये एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब इसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस को आप इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से हम डाइंग से पहले प्रिंटिंग नहीं कर सकते, प्री ट्रीटमेंट से पहले डाइंग नहीं कर सकते, बेल ब्रेकिंग से पहले आप उसकी स्पिनिंग नहीं कर सकते, तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर अक्कर होती हैं। अब प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू होती है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर चीज़ें अक्कर हो रही हैं, हम उसकी सीक्वेंस ही चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं? हमने फिर री इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं उसके ऊपर, ताकि हम उसका टाइम और कॉस्ट रिड्यूस कर दें और उसकी इम्प्रूवमेंट को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दें। तो यहाँ से हमारा जो है ना वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि हम बिज़नेस को कैसे रीडिज़ाइन करते हैं। और इस जो प्रोसेस होता है, जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसकी कुछ इनपुट्स होती हैं और उसने कुछ आउटपुट जनरेट करनी होती हैं। अभी जब हमने ऑर्गेनाइजेशन रोल के हवाले से देखा था कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है वो किसी जगह से इनपुट ले रहा होता है। अब अगर डाइंग की बात करते हैं तो वो प्री ट्रीटमेंट से, जहाँ पे उसके ऊपर वो H2O2 अप्लाई एट्सेट्रा कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हम उसकी इनपुट ले रहे होते हैं और उसके आउटपुट जो है ना वो एक डाइड
फैब्रिक तैयार हो रहा होता है, उससे आगे जाके हम उसकी प्रिंटिंग एट्सेट्रा उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर आप किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वो बड़ा क्लियर होता है कि उसकी इनपुट्स क्या है और उसके आउटपुट्स क्या है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसका एंडिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकें, कंपीटिटर्स को compete कर सकें या अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। देन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रॉस फंक्शनल होता है। क्रॉस फंक्शनल से मुराद ये है कि एट अ टाइम बहुत सारे दूसरे कस्टमर्स के साथ, बहुत सारे दूसरे प्रोसेसेस के साथ, बहुत सारे दूसरे सप्लायर्स के साथ ये इंटरलिंक होता है। तो अगर यहाँ पे हम मल्टी फंक्शनल बात लिख लें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, एक प्रोसेस मल्टी फंक्शनल हो सकता है, मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, या एक प्रोसेस मल्टीपल जो है ना वो इनपुट्स ले रहा होता है और मल्टीपल आउटपुट्स दे रहा होता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल। एक प्रोसेस क्रॉस फंक्शनल हो सकता है। अब हम उस प्रोसेस को नंबर ऑफ अदर स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स मद्देनज़र रखते हैं। हर जो स्टेप होता है वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी, जिस तरह डिपार्टमेंट या पर्सन या किसी टीम के थ्रू डन हो रहा होता है। उसको पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिसोर्सेज, कुछ पर्टिकुलर टीम्स, डिपार्टमेंट्स एट्सेट्रा हायर की जाती हैं। ठीक है, ईच स्टेप शुड ऐड वैल्यू टू द होल प्रोसेस। उस स्पेसिफिक स्टेप का कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन माइलस्टोन्स को अगर हम अचीव कर लेते हैं तो ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये हमारे पास उस बिज़नेस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। अगले पेज पे हमने एक डायग्राम है, उसको डिस्कस करना है कि जो हमारे पास बिज़नेस के कोई भी प्रोसेस होता है, आपको याद होगा शुरू में हमने एक ऑर्डर टू कैश प्रोसेस देखा था। ये भी उसकी एक डायग्राम है, लेकिन हमने उसकी डिपार्टमेंट वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं की कि एक फ़्लो डेवलप हो जाए। वो आपके पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें। इस तरह के और आप लिखें मैनेजमेंट प्रोसेसेस के नाम से, गूगल पे जाएंगे तो आपको मे बी थाउजेंड्स ऑफ इमेज मिल जाएं। हर प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं कि ग्राफिकली प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, एक ऑर्डर है, उसको फुलफ़िल करना है। तो उसके लिए हम किन स्टेप से गुजरते हैं, ये प्रोसेस है, उनके अंदर हम उसके 6 स्टेप्स बना रहे हैं। उस स्टेप्स के अंदर आगे स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे। जिस तरह से सेल से शुरू हो रहा है, ऑर्डर एंट्री होती है। ऑर्डर एंट्री से पहले हम उसकी प्राइसिंग करते हैं, उसके ऊपर निगोशिएशन फैक्टर एट्सेट्रा या कस्टमाइजेशन चार्जेस आ सकते हैं। हम ऑर्डर को एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर। ये पहला स्टेप है कि ऑर्डर को एंटर किया जाता है कि कितना कोई कस्टमर जो है वो उसकी बैकग्राउंड क्या है और करंटली वो कितना ऑर्डर जो है ना वो परचेज़ करना चाहता है। फिर हम अपना जो है ना वो वेयर हाउस चेक करते हैं, स्टॉक चेक करते हैं कि क्या वो उतनी चीज़ अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है, वेल एंड गुड, हम अगले स्टेप्स के ऊपर मूव कर जाते हैं। अगर नहीं है तो हम उसके प्रोडक्शन के अंदर चले जाते हैं। प्रोडक्शन के अंदर भी आमतौर पे आपको बाज़ दफ़ा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ता है, परचेज़ करना पड़ता है रॉ मटेरियल होगा तो हम उसकी जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आफ्टर प्रोडक्शन हम उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं। ये एक ऑब्लिगेशन होती है, आमतौर पे हम उसको कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव चीज़ होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वालिटी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का एक फैक्टर होती है। जब हम चीज़ को सेल करने लगते हैं या ऑडिट की बात आती है तो क्वालिटी जो है ना वो बहुत सुनहरी जो है ना वो डिपार्टमेंट नज़र आता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए एक नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन वाले जो है ना वो क्वालिटी वालों से आमतौर पे तंग होते हैं, लेकिन क्वालिटी आपके प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। अगर मीट कर रही है हम उसको वेयर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। वेयर हाउस से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शिपमेंट की जाती है। शिपमेंट से पहले जो हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसकी इनवॉइस जनरेट करता है। आफ्टर शिपमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट को वसूल करता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम 6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम उसके अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं देख सकते। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ कहाँ पे वो नहीं देख सकते। तो पहला स्टेप, जो पहली डेफिनेशन है कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, वो हमने कहा कि जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, उन सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को हम प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, और उनका कुछ खास पर्टिकुलर बिगिनिंग और एंडिंग होती है और उनको स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। बाज़ जगह पे ये होता है कि हम उन एक्टिविटीज़ को प्रोसेस का नाम दे रहे होते हैं,
तो हम जब तक प्रोसेस के गोल्स और विजन और मिशन को अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। सो जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है री इंजीनियरिंग की है। री इंजीनियरिंग अगेन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी एक एरिया है। री इंजीनियरिंग हम क्या करते हैं, किसी इंजीनियरिंग से मुराद होता है किसी चीज़ को बिल्टअप करना, आइदर वो प्रोडक्ट है आइदर वो सर्विस है, उसको बिल्ड करना इंजीनियरिंग कहलाता है। री इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उनको चेंज किए बगैर उसकी वर्किंग को तब्दील कर देना, दिस इज़ कॉल्ड री इंजीनियरिंग। हम कहते हैं लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उसमें लेवल्स आते हैं। लोएस्ट लेवल है हम उसकी डिटेल पे चले जाएं, एक एक लाइन, एक एक स्टेप, एक एक एक्टिविटी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, किस किस टाइम पे कितना कितना टाइम लगता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं, कितनी ड्यूरेशन लगती है, कितनी कॉस्ट आती है, उसको देखें। दिस इज़ लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में हम किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक सिंगल लाइन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो री इंजीनियरिंग जो होती है उसका जो पर्पस होता है हाईएस्ट लेवल, टॉप लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, उसको चेंज नहीं करना, यानी कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस को चेंज नहीं करना, रीजन ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं करना। ठीक है, हाईएस्ट लेवल को चेंज नहीं करना, लेकिन नीचे उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसके मेथड्स हैं, उसके सीक्वेंसेस हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड री इंजीनियरिंग। अगर आप उसको भी चेंज कर देते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को भी, फिर ये री इंजीनियरिंग नहीं है, फिर ये इंजीनियरिंग है, यानी कि हम किसी चीज़ को दोबारा से नई सिरे से प्रोड्यूस कर रहे हैं। री इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि आप उसकी डेफिनेशन को चेंज ना करें। जिस तरह से हम कहते हैं हमारे पास बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिग्री का टाइटल चेंज नहीं करते, हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं, तो ये हमारे पास री इंजीनियरिंग कहलाता है। री इंजीनियरिंग इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स। अब ये तीन लफ्ज़ आए हैं, इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। फंडामेंटल रीथिंकिंग, हम जो बात कर रहे हैं ना, एक बड़े सिनेरियो की बात हो रही है जो कि एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो है। ठीक है, उसके अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, लोग उसके अंदर ऑलरेडी जो है ना, हम कहते हैं जो ईयर्स के अंदर काम कर चुके होते हैं, उन लोगों का पॉइंट ऑफ थिंकिंग चेंज करना होता है। ठीक है, उन लोगों का वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना होता है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल रीथिंकिंग। रेडिकल रिडिज़ाइन, न्यू प्रोसेस लुक वेरी डिफरेंट। आप देखते हैं कि काम जो है ना वो बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत कम कॉस्ट के साथ मिल रही है, तो हम कहते हैं कि नया प्रोसेस पहले प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नज़र आना चाहिए। रेडिकल रीडिज़ाइन, ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड सर्विस। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने टाइम, कॉस्ट और सर्विस के अंदर जो परफॉर्मेंस है उनके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस वो लेके आनी है। तो ये री इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है कि अगर हम किसी प्रोसेस को री इंजीनियर करना चाहते हैं तो वो इन सीरीज़, इन जो है ना वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरा उतरता हो, वो लोगों का वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर दे, प्रोसेस के अंदर वाज़े चेंजेस आ जाएँ, वाज़े चेंजेस आने से आपकी कॉस्ट और टाइम कम हो जाए और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए। दिस इज़ री इंजीनियरिंग। कैसे करनी है, फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, एट्सेट्रा, उनको हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।